टी स्क्वायर प्लॉट करते हैं, है ना, तो वो क्या आनी चाहिए, दैट कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक ए स्ट्रेट लाइन। पर वो स्ट्रेट लाइन, ये वो वाली स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे अगर आप जो देख रहे हो, दिस इज दैट स्ट्रेट लाइन। दिस मार्किंग डिडंट वर्क, ओके फाइन। आई मीन दिस इज व्हाट इज शोन हियर। मतलब नॉर्मल स्टेट में अगर हम सुपर कंडक्टर में सुपर कंडक्टिविटी की स्पेसिफिक हीट मेजर करते हैं और सी बाई टी वर्सेस टी स्क्वायर प्लॉट करते हैं, इट शुड लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन। एंड दिस इज वेरी लो टेम्परेचर, यू कैन सी दिस इज समथिंग लाइक 1 केल्विन, टी स्क्वायर और टी जो है 1 केल्विन पे सेम हो गया ना। This is like 1 Kelvin, very low temperatures you would say, or it is very much like a straight line in normal state. अब आप बोलोगे अच्छा, and you know the transition temperature for gallium is actually something like 1.23 के आसपास होगा, कुछ 1.2 या 1.3, ये TC square होगा यहाँ पे, मतलब you can find out, check करना, I mean you can find out what is this is close to 1, ठीक है, 1.2 or something उसके आसपास होगा। Now the question is how to drive this into normal state. पहली बात है कि भाई इसके नीचे तो जंप आना चाहिए स्पेसिफिक हीट में, isn't it? This kind of jump which is shown here superconducting state में। But then by applying a magnetic field of something like 200 Gauss, हम क्या कर सकते हैं, this is above critical field, ये जो field है applied magnetic field वो critical field से ज्यादा है, तो हम TC के नीचे भी एक सुपर कंडक्टर को नॉर्मल स्टेट में रख सकते हैं। ये कुछ इम्प्योरिटीज या किसी ये कुछ राइज इन दिस इज रिलेटेड टू समथिंग एल्स, इस पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। बट हाँ, मेन चीज है कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट के आसपास नॉर्मल स्टेट जो स्पेसिफिक हीट का प्लॉट है वो ऐसे आना चाहिए, विच इज लाइक ए स्ट्रेट लाइन, एंड देन व्हेन वी अप्लाई जीरो मैग्नेटिक फील्ड मींस नो मैग्नेटिक फील्ड, तो टीसी के ऊपर एक स्पेसिफिक हीट जंप आपको मिलेगा, ठीक है। So that's a experimentally verified fact, and you can see this is what is shown here, ठीक है। तो this is c by t, तो ये एक्सपोनेंशियल क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये c by t है। आप बोलोगे अच्छा उधर तो एक्सपोनेंशियल दिखाया, इधर कुछ और सा दिख रहा है, दिस इज बिकॉज c by t, c को लोगे तो वो एक्सपोनेंशियल जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर यू डोंट मिस इंटरप्रेट थिंग्स। सो दैट्स द एक्सपेरिमेंटल थिंग, और सभी सुपर कनेक्टिंग मटेरियल्स ये दिखाते हैं, ठीक है। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, इस पे हम कल बात कर ही चुके थे, सिल्पसी इफेक्ट कैसे वो वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, सो आई एम जस्ट स्किपिंग थ्रू दिस। हाँ, टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स, दैट आल्सो वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे। आई डोंट थिंक वी आई अगेन नीड टू टॉक अबाउट दिस। इज दिस क्लियर? इसमें कोई सवाल तो नहीं था किसी का? दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर, ये देखो ये किट्टल से मैं लिया, कल वाले ग्राफ में गड़बड़ थी, माइनस साइन नहीं था, मतलब दिस इज एक्चुअली माइनस m वर्सेस h, mh है ये, मतलब ठीक है। सो ये 4 पाई का फैक्टर सीजीएस यूनिट की वजह से, शायद सीजीएस यूनिट में वो प्लॉट करे होंगे उन्होंने। सो एनी हाउ, if you do it in SI, this will be just m and h, then you can find out the slope is -1, ठीक है। m वर्सेस h का chi is equal to -1 होता है, that's perfect diamagnetism। तो टाइप 2 में क्या होगा, HC1 तक वो परफेक्ट डायमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और उसके ऊपर वो वोर्टेक्स स्टेट में होगा, और HC2 के ऊपर जो है वो perfect normal state में आएगा। This is normal state here, and then here is the mixed state, जहां पे superconductivity भी होगी और magnetic field भी उसके अंदर होगी, that's called the vortex state। Here is the example for what this is the material। So ये different curves हैं, एक lead है, that is a pure lead, this is type 1 superconductor, you can see एकदम से sharp transition आ रहा है, देखो ये experimental data है, ये कोई schematic diagram नहीं है। So you can see experimentally pure lead is type 1 superconductor, but when you dope lead with say 2.808 weight% of indium, तो क्या हो जाता है, कर्व जो है वो इस तरह से हो जाती है, देखिए you can see this means it goes from type 1 to type 2, और HC2 जो है उसकी something like ये गॉस में है, it is something like 812 something like 1000 Gauss, ठीक है। when you further dope indium in lead by something like 8.23 weight%, then you can see ये डायमैग्नेटिज्म कहां तक रहेगा, आइडियल डायमैग्नेट वो थोड़ा लोअर हो जाता है, HC1 डिक्रीज करती है, HC2 इंक्रीज कर रही है, यू कैन सी सेकंड वाले ग्राफ की HC2 इंक्रीज कर रही है। सिमिलरली और ज्यादा करते हो तो डी ग्राफ, डी की जो HC2 है वो और भी ज्यादा हाई होगी, ठीक है। So this is how you can see that how we can get type 1 and type 2 superconductors
और वोटेक्स स्टेट किस तरह से उनमें देखने को आपको मिल सकती है. दिस प्योरली एक्सपेरिमेंटल थिंग. ठीक है. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन these plots are taken at 4.2 केल्विन. लो टेम्परेचर मेजरमेंट है m वर्सेस h, क्योंकि 4.2 केल्विन पे जाओगे तभी तो वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होगा ना सैंपल. सो दिस इज लो टेम्परेचर mh कर्व. दिस इज नॉट t, ध्यान रखें. एक्स एक्सिस t नहीं है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है. mh डिफरेंट होता है और मैग्नेटाइजेशन वर्सेस टेम्परेचर भी करते हैं लोग, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर भी करते हैं. सो अलग अलग तरीके हैं मतलब उसको देखने के. So this is something like say temperature के साथ है ग्राफ. If you see this one, शुरू में जो हमने दिखाया था, this is versus T. तो यहाँ पे resistivity versus T था. Similarly, magnetization versus T अगर करते हैं आप, then how does that look like? Let me show it. Let me draw it for you. M versus T अगर आप करते हो ना, so this is say magnetization minus M ले लेते हैं versus T temperature ले लेते हैं. तो क्या होता है, माइनस ऊपर को ले लिया तो दैट्स ओके. ओके, इट गोस लाइक दिस, सॉरी, इट गोज समथिंग लाइक दिस. तब एकदम से नेगेटिव होती है मैग्नेटाइजेशन और इसको आप बोलते हैं टीसी. तो ये है डायमैग्नेटिक ट्रांजिशन, जिसको आप बोलते हो विच कैन बी रिलेटेड टू मिशनर स्टेट है ना, एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो दो तरीकों से हम सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर निकाल सकते हैं, बाय मेजरिंग मैग्नेटाइजेशन एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और by measuring resistivity as a function of temperature, MT RT. यूजुअली दोनों मैच करते हैं आपस में, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन जो होती है या जो मिशनर स्टेट है, दिस इज एसोसिएटेड विद द सुपर कंडक्टिविटी. सो बोथ आर आइडेंटिकल. ठीक है. दिस इज द लिस्ट ऑफ सुपर कंडक्टिंग एलिमेंट्स. अगेन किटल से ये लिया गया है डेटा. किटल ने ओरिजिनल रेफरेंस दिया होगा, सो यू कैन गो एंड रेफर टू दैट. So this is there are certain elements in periodic table which are superconducting. सभी का इन्होंने नहीं दिया है, बहुत पुराने टाइम का टेबल होगा कोई, बट यू कैन गूगल a lot. I mean बहुत सारी और बुक्स में जो मैंने आपको कल शेयर करी उनमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी. तो ये जो ग्रे एरिया है इसमें टीसी की वैल्यू दी है. ट्रांजिशन टेम्परेचर जैसे एल्यूमिनियम के लिए दिस इज लाइक 1.14 केल्विन, और उसी की ही क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड HC टाइप 1 है तो HC दिया होगा इसमें. ठीक है. दिस इज लाइक प्योर जो सुपर कंडक्टर होंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स. ठीक है. सो HC इज 105 गाउस. 1 गाउस इज 10⁻⁴ टेस्ला है, ये 10⁻⁴ है ये. ठीक है. सो 104 गाउस विच इज वेरी वेरी लेस. 105 गाउस बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड होती है. तो इसका मतलब सुपर कंडक्टर्स का प्रैक्टिकल इस्तेमाल गड़बड़ है, मतलब 104 गॉस पे ही वो नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा, है ना. तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए इट शुड हैव हाई क्रिटिकल फील्ड. ठीक है. अदरवाइज तो क्या होगा, थोड़ा सा भी करंट आप पास करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी. मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो जैसे ही एक्सीड करेगी क्रिटिकल फील्ड को, वो नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा. तो सारा खराब हो जाएगा उसका परफॉर्मेंस का जो एक्सपेक्टेशन है हमारा. तो इसलिए टाइप 1 आर नॉट दैट ग्रेट फॉर एप्लीकेशंस. टाइप 2 होते हैं. टाइप 2 अभी दिखाऊंगा आपको, बट हाँ थोड़ा एक नजर मार लो कि कितने कितने टीसी होते हैं. जैसे टाइटेनियम का 0.39, वेनेडियम का 5.38, गैलियम का 1.09. वो जो टीसीएम दिखा रहे थे ना गैलियम, तो दिस इज 1.09 केल्विन. क्रिटिकल फील्ड भी उसकी बहुत कम होती है, 51 गाउस ओनली. यू कैन सी देयर इन द ग्राफ. इसने ठीक से बताया है क्या, गैलियम प्योर? हाँ ये तो कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है यहाँ पे. BA is 400 and something Gauss. So is it gallium? एक मिनट, lead था, sorry, okay, sorry, that's my fault. वो gallium वाला उधर था, specific heat में था. Where is that graph? Oh, I think that's here. Okay, here is your gallium, है ना. यहाँ specific heat है मतलब. ठीक है, don't confuse yourself. ठीक है. lead का आप देख सकते हो. lead का जो है इसने दिया होगा lead. PB lead कहाँ पे है? It is yes here. You can see 7.19 इसका TC होता है और 800 गाउस इसकी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है, and so on. You can see. So best क्या है? लैंथेनम का है देखो 1100 गाउस के आसपास की है. नायोबियम is one of the very good सुपर कंडक्टर्स. नॉट वेरी गुड, आई मीन नायोबियम की अलॉयज जो है सुपर कंडक्टर के लिए यूज करते हैं. प्योर की तो क्रिटिकल फील्ड कम होगी, टीसी 9.5 है, बट जब इसकी थोड़ी अलॉइंग करते हैं, जैसे लेड की करने से बड़ी थी उसकी क्रिटिकल फील्ड, वैसे नायोबियम की भी अलॉयज जब बनाते हैं, नायोबियम टिन की कुछ अलॉयज हैं, उनसे उसकी क्रिटिकल फील्ड काफी बढ़ जाती है. ठीक है. सो दैट्स व्हाट मेक्स देम सुपर कंडक्टिंग एंड
उनकी जो क्रिटिकल फील्ड है वो हाई होती है। जैसे ये देखिए, दीज आर सम एलिमेंटल सुपरकंडक्टर्स, दिस इज द टेबल शोइंग कंपाउंड सुपरकंडक्टर्स। ये देखो, नायोबियम 3 टिन, टीसी भी बढ़ जाता है, 18 हो जाता है। नायोबियम 3 जर्मेनियम, टीसी 23 केल्विन। नायोबियम 3 एल्यूमिनियम, नायोबियम के काफी सारे हैं। C60 एक कार्बन स्ट्रक्चर है, कार्बन बकी बॉल्स हैं कुछ इस तरह की। सो 19 केल्विन एंड सो ऑन, यू कैन स्कैन। देयर आर some superconducting materials like yttrium barium copper oxide YBA2CO3 which has TC as high as 90 Kelvin, तो काफी हाई भी हो सकते हैं। MgB2 was one such very interesting material having TC of 39 Kelvin and so on, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल हैं उनके ट्रांजिशन टेम्परेचर का ये टेबल है। दिस इज व्हाट इज शोइंग सम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस टेम्परेचर। तो ये जो लाइन है, दिस इज शोइंग एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स हैं ये, से लेड के लिए, मरकरी के लिए। तो यू कैन सी लेड इज अमंग ऑल दीज बेस्ट वन, क्योंकि इसका टीसी भी हाई है। जीरो टीसी पे क्रिटिकल फील्ड, मतलब एट टीसी क्रिटिकल फील्ड जीरो होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर आप घटाओगे टीसी से, क्रिटिकल फील्ड बढ़ती जाएगी, और क्लोज टू जीरो टेम्परेचर क्रिटिकल फील्ड विल बी हाईएस्ट, HC जीरो बोलते हैं उसको। यही जो ग्राफ हम देख रहे थे वो क्रिटिकल फील्ड के टेम्परेचर के साथ वेरिएशन के थे ना। दिस इज सम स्कीमेटिक ग्राफ, दैट्स सम एक्सपेरिमेंटल ग्राफ और different materials. So that's what shows how HC versus T graph looks like, ठीक है। किसी पर्टिकुलर अप्लाइड फील्ड पे टीसी भी कम होगा। जैसे मान लो हाई मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लीजिए इतना मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करें हैं लेड पे 600 गाउस, तो उसका टीसी उतना नहीं होगा लेड का जितना होना चाहिए, जैसे 7.19 एट 600 गाउस the TC of lead will be somewhere like 3.8 or 3.9 Kelvin। तो इस तरह से और हाई फील्ड होगी तो उसका TC भी घटेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। That's what is important message here, ठीक है। some type 2 superconductors है ना, type 2 superconductors का ये कुछ एग्जांपल है। you can see Gauss, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई 1 टेस्ला is 10 raised to the power 4 गाउस होता है। तो टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स जो होते हैं उनकी HC2 अपर क्रिटिकल फील्ड भी बोलते हैं उसको देखो टेस्लाज में होती है, मतलब उनकी गाउस में थी समथिंग लाइक 800 गाउस, 2000 गाउस, समथिंग लाइक 2000 गाउस, which is something like 0.2 टेस्ला, है ना, if I'm not wrong। so it will be like 0.2 टेस्ला के आसपास। बट अगर कुछ अलॉयड सेमीकंडक्टर्स देखते हैं, जैसे सुपरकंडक्टर्स देखते हैं, Nb3Sn नायोबियम टिन की जो HC जीरो होती है, जीरो फील्ड पे, दिस इज समथिंग लाइक 25 टेस्ला, व्हिच इज वेरी हाई, रीजनेबली हाई, वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड इंडीड। और ये नायोबियम 3 जर्मेनियम देखो, इसकी जो क्रिटिकल फील्ड एट 0 केल्विन है, 0 केल्विन पे बोलेगा, so this is very high। ये डैश्ड लाइन है, यहां तक एक्सपेरिमेंटल डेटा है। डैश्ड लाइन मतलब वो जो इक्वेशंस मैंने दिखाई थी उनसे इसको एक्सट्रापोलेट किया है। सिमिलरली यू कैन 3 नायोबियम 3 एल्यूमिनियम और जर्मेनियम की अलॉय और हाई क्रिटिकल फील्ड, लेड मोलिब्डेनियम सिलिनाइड समथिंग लाइक दिस, हाई क्रिटिकल फील्ड, है ना। ये जो यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड जो मैं आपको बताया 90 केल्विन वाला सुपरकंडक्टर है YBCO, क्यूपरेट सुपरकंडक्टर्स इनको बोलते हैं, दिस बिलोंग टू ए क्लास ऑफ सेरामिक्स। उसकी क्रिटिकल फील्ड और भी हाई होती है, ऑफ समथिंग लाइक 200 टेस्ला और सो हाई क्रिटिकल फील्ड की वजह से ये जो मटेरियल हैं इनको हम सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट्स के तौर पे यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस हाई मैग्नेटिक फील्ड्स। तो सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट की क्या खासियत है कि भाई आप एक मैग्नेटिक रिंग ले लो, उसमें हाई करंट स्टेब्लिश कर दो, इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक रहेगी, और आपको करंट पास करने के लिए कोई बैटरी भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें पास करता रहेगा वो। दैट्स व्हाट इज द ग्रेट एडवांटेज ऑफ यूजिंग सुपरकंडक्टर्स एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट्स वन ऑफ द एप्लीकेशंस। पावर ट्रांसमिशन लाइंस जो होती है हमारी, वहां पे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन में हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है when we transfer energy from one point to another। तो सुपरकंडक्टिंग ट्रांसमिशन लाइंस आर रियली अ ड्रीम, क्योंकि अभी तो ये लो टेम्परेचर पे फिनोमेना है, तो अभी तो प्रैक्टिकली नहीं हो पाया, बहुत
कम लोकेशंस पे टेस्टिंग के पर्पस से ही लोगों ने लैब वैब में सेट करी हैं सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमिशन लाइन, बट यस इन केस सुपर कंडक्टिविटी is invented at room temperature, this is going to be a great revolution. तो इसके लिए एक नोबेल प्राइज ड्यू है, जो भी बनाएगा सुपर कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर दे विल डेफिनेटली बी गेटिंग एटलीस्ट अ नोबेल प्राइज. बाकी उसके अलावा इट हैज अ लॉट ऑफ टेक्निकल रेलेवेंस एज वेल. और ओके, सो क्वेश्चन इज कि भाई सुपर कंडक्टर्स में क्यों सुपर कंडक्टिविटी होती है. सो दिस वाज अनदर फैक्ट व्हिच वाज studied in experiments. There were some experiments based upon DOS measurements where people found कि normal state में those materials are metal. तो जो metals होंगे वही superconductor बनते हैं. This is what is the tendency. And जब आप superconducting state में जाते हैं तो there is opens up a very small gap at Fermi level. That typical gap is of the order of milli-electron volt के order का होता है, वो बहुत कम होता है gap. मतलब it is not the gap as that of सेमीकंडक्टर्स जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जैसे 0.5 EV या सो नहीं. सुपर कंडक्टिंग गैप इज वेरी वेरी लेस. और वो किसकी वजह से आता है? उसके कई मैकेनिज्म्स हैं. मतलब वन इज BCS मैकेनिज्म लाइक इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन. पर और भी अभी ये डिबेटेड टॉपिक है कि भाई किसकी वजह से गैप आता है. सो डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार के सुपर कंडक्टर्स होते हैं. सो बट यस, सभी में there is a gap at Fermi level, so that's something mandatory for all materials to behave as a superconductor. Well, so energy gap होना is another thing which is there. Kittel में आप इसको ज़्यादा डिटेल में देख सकते हो. This is giving you the values of energy gaps in the units of 10 raised to the power -4 EV. मतलब ये 0.1 EV से मल्टीप्लाई होगा जो भी ये है. जैसे 3.4 मतलब ये 0.34 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये गैप, ठीक है, एट 0 केल्विन, डेल्टा 0. तो गैप भी आपका क्या होता है, चेंज होता है टेम्परेचर के साथ. तो इफ यू ट्राई टू प्लॉट सुपर कंडक्टिंग गैप डेल्टा एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो 0 केल्विन पे हाईएस्ट होगा और TC के ऊपर वही गैप 0 हो जाएगा. सो व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर टू TC द गैप विल बी 0. जैसे जैसे आप लोअर करते जाएंगे गैप बढ़ता जाएगा और उसकी सुपर कंडक्टिंग परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी. ठीक है. सो दिस आर काइंड ऑफ फैक्ट्स व्हिच आर एक्सपेरिमेंटली प्रूवन एंड सम थ्योरीज आल्सो प्रेडिक्ट द सेम. तो ये कुछ गैप्स की वैल्यू है. आप देख सकते हैं कि सुपर कंडक्टिंग गैप्स किस ऑर्डर के हैं, बहुत कम होते हैं. मरकरी के लिए थोड़ा यू नो EV में है ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में. दिस इज समथिंग लाइक 1.65 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. थैलियम के लिए थोड़ा ज्यादा होता है, 7 नहीं, ज्यादा नहीं, हाँ या 0.7 कम है मरकरी से. थैलियम के लिए 0.73 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लेड के लिए हाई होता है 2.7 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन. सो यू कैन गेट द आइडिया कि किस ऑर्डर का सुपर कंडक्टिंग एनर्जी गैप होता है. ठीक है. इससे काफी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं ना. गैप कितना होता है, TC किसका कितना है, सो यू शुड हैव अ लुक एट दैट. ठीक है. Another very interesting thing was found in experiments regarding superconductors was isotope effect. So what was found is that in mercury the TC जो कि 4.185 Kelvin था, actually 4.2 तो हम ऐसे रफली बोल देते हैं, वो डिक्रीज करा जैसे कि आप लोगों ने मरकरी का जो एटॉमिक मास है, मतलब एक हाई मास आइसोटोप मरकरी का लिया, तो उस केस में TC जो था वो लोअर था. सो नॉर्मल मरकरी का एटॉमिक मास से 199.5 AMU होता है. जब आपने दूसरा आइसोटोप लिया विच हैड अ मास ऑफ 203.4 AMU, तो उसका TC वाज डिक्रीज्ड, 4.146 हो गया. डिक्रीज हालांकि कम है बट देयर वाज डिक्रीज, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द आइसोटोप इफेक्ट. इन जनरल ये पाया जाता है कि भाई इफ यू टेक अ मास, आइसोटोपिक मास, then the product of mass into TC is a constant number. M raised to the power alpha into TC is a constant number. So means mass बढ़ाओगे तो TC घटेगा और mass घटाओगे TC बढ़ेगा. So that was the fact which was found in many superconductors, और ये well established fact है. और ये alpha जो है M raised to the power alpha ना, alpha की values अलग अलग material के लिए अलग अलग होती है. इसकी भी कोई fixed value नहीं है. As per BCS theory which we are going to do, it comes close to 0.5. तो कुछ material हैं जो ideally BCS theory के हिसाब से होते हैं जिनकी 0.5 होती है. बाकी this you can see
ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 0.5 ही होगी, इट कैन वेरी। फॉर एग्जाम्पल फॉर कैडमियम इट इज क्लोज टू 0.3, for ruthenium it is very very less, for osmium it is something like 0.15 and so on, so you can see deviations as well. बट हाँ, आइसोटोप इफेक्ट सभी दिखाते हैं। अगर कोई भी मटेरियल आइसोटोप इफेक्ट नहीं दिखाता है, कुछ कुछ सुपरकंडक्टर हैं जो आइसोटोप इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, विच आर नॉन वीसीएस टाइप सुपरकंडक्टर, जिनमें इलेक्ट्रॉन फोनोन कपलिंग नहीं होती है, उनमें अल्फा जीरो होगा। क्योंकि अल्फा जीरो होने का मतलब क्या है? अल्फा जीरो मीन्स m raised to the power alpha means m raised to power 0 means 1 into tc कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट आइसोटोपिक मास के साथ टीसी जो है वो वेरी नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट इज द आइडिया। तो इस आइडिया से ये जो आइसोटोप इफेक्ट था, लोगों को दिमाग में लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, आइसोटोपिक मास से टीसी क्यों अफेक्ट हो रहा है। एंड देन टू एक्सप्लेन दिस एंड द होल आइडिया ऑफ सुपरकंडक्टिविटी, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बहुत सक्सेसफुल थ्योरी प्रपोज की गई बार्डीन, कूपर एंड शिफर के द्वारा। बार्डीन, यू नो, फिजिक्स का बहुत फेमस बंदा, वो गॉट 2 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। एक ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी के लिए था, एक सुपर कंडक्टिविटी की थ्योरी बताने के लिए। कूपर, वेरी यंग मैन, वेरी यंग स्टूडेंट ऑफ बार्डीन, उसने आइडिया दिया था कूपर पेयर्स का। फर्स्ट लेट अस डिस्कस शिफर वाज अनदर कोलैबोरेटर। तो 3 साइंटिस्ट थे ये। पहले कूपर पेयर समझते हैं कि भाई होता क्या है, आइसोटोप इफेक्ट क्या है, आफ्टर ऑल सुपर कंडक्टिविटी आ क्यों रही है। सो कूपर ने क्या कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैसे तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, सो व्हाट शुड हैपन, दे शुड रिपेल ईच अदर, कूलम रिपल्शन होना चाहिए उनके बीच में। बट व्हाट कूपर सेड कि भाई due to their interaction with phonon or atomic vibrations, electrons can slightly attract each other as well. या जो रिपल्शन है थोड़ा वीकन हो जाएगा, यू कैन से लाइक दिस, अट्रैक्ट तो नहीं करेंगे, रिपल्शन थोड़ी वीक हो जाएगी। कूलम रिपल्शन जितनी होनी चाहिए उससे कम होगी रिपल्शन जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है, और उस स्लाइट वीकनिंग ऑफ रिपल्शन की वजह से यू कैन से देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लोअरिंग इन एनर्जी, या यू कैन से देयर इज स्लाइट अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द इलेक्ट्रॉन्स। भाई टोटल रिपल्सिव होने की बजाय थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो जाएगी, तो नेट पोटेंशियल निकालोगे तो वो कम रिपल्सिव होगा, ठीक है। दैट्स व्हाट इज आइडिया। तो उससे क्या होगा कि भाई आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल हैव स्लाइट अट्रैक्शन, एंड दिस स्लाइट अट्रैक्शन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कूपर पेयर। अब ये अट्रैक्शन होता कैसे है देखो, और व्हाई, हाउ इज इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन रिलेटेड। सो होगा क्या, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मेटेलिक मटेरियल है पहले तो उसमें बहुत सारे वैलेंस, बहुत सारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो सपोज यू हैव वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दैट इज रोमिंग अराउंड, मूविंग इन द मटेरियल, वो मूव करते रहेंगे यहाँ वहां, रैंडम मोशन होता है उनका, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो एक डायरेक्शनल मोशन होगा। So that electron, what will this do is try to attract nearby atomic ions close to itself because of Coulomb interaction, है ना। भाई ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, एटॉमिक आयन जो होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे, तो उसकी वजह से वो इनको अपनी तरफ को खींचेगा, अपने पाथ की तरफ को, जहां से भी ये जा रहा है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कहीं दूसरी लोकेशन पे है, वो ये देखेगा कि अच्छा इस रीजन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा ज्यादा लोकेटेड है। अब देखो, पहले पॉजिटिव चार्ज बाकी जगहों पे कुछ इस तरह से है, दे आर सेपरेटेड बाय दिस काइंड ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, यू कैन सी हियर। बट यहाँ पे थोड़ा वो ज्यादा एक रीजन में है, लोकलाइजेशन उसकी। सो दिस इलेक्ट्रॉन विल फील अ स्लाइट अट्रैक्शन टुवर्ड्स दिस रीजन। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। फोनोन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करा तो एटम्स अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हुए, उसकी तरफ को मूव करे। So, or atomic vibrations are called phonons, right? So that is why this is electron phonon electron interaction, and that leads to the superconductivity or formation of the Cooper pair. तो BCS थ्योरी में उन्होंने कहा कि भाई कूपर पेयर जब बन जाते हैं तो ये जो कूपर पेयर्स हैं, दे डोंट स्कैटर, दे डोंट लूज एनर्जी व्हाइल ट्रैवलिंग इन ए मटेरियल। अब एक आप कंसेप्चुअली सा बता देता हूं, है ना, कि भाई ये लूज क्यों नहीं करते एनर्जी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ट्रेवल करता है नॉर्मल मेटल में, ट्रेवल करेगा तो क्या करेगा, वो टकराएगा, मान लीजिए आयन से टकराया, है ना, आयन से टकराएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से भी टकराएंगे। मेनली क्या होगा, एट द एंड प्रोडक्ट क्या होता है कि भाई रेजिस्टेंस जो होता है उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, हीटिंग
जब भी करंट पास करेगा हीटिंग होगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन टकराएंगे फाइनली लैटिस से, तो वो क्या करेगा, उनको अपनी काइनेटिक एनर्जी दे देंगे, ठीक है, और वो वाइब्रेट करेंगे, और वो वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, they will lose energy, and that's what leads to the resistivity. Loss of energy will be related to the resistivity. But in superconductor क्या होता है, जैसे ये मूव कर रहा है and suppose it hits some other ion, तो उसने उसको अपनी kinetic energy deposit करी, but the second electron is in pairing with it somehow. That is what we call the Cooper pair. Second electron कुछ इस तरह से pairing में होगा कि वो उस energy को collect कर लेगा. So net to net overall क्या है, कोई भी energy lose नहीं होती है, और electrons के जो कंडक्शन प्रोसेस है वो अनअफेक्टेड या बिना लॉस ऑफ एनर्जी के हो सकता है, एंड दैट व्हाट इज कॉल्ड द सुपर कंडक्टिंग स्टेट. जस्ट एक क्वालिटेटिवली समझने का एक तरीका है ना. बाकी मैथमेटिकली तो ऊपर पेयर क्या होंगे, पेयर फॉर्मेशन होगा, एनर्जी लोअरिंग होगी, एंड दैट ऑल यू कैन सी, बट दैट्स हाउ यू कैन conceptually understand this. So that's how current can pass through a superconducting material without any kind of loss in energy, and that was BCS theory. और BCS थ्योरी के हिसाब से कुछ कुछ प्रेडिक्शंस थी, एक्सपेरिमेंटली भी पाया गया था लोगों ने कि भाई फ्लक्स जो है, आपने कहा वोर्टिसेस एग्जिस्ट करते हैं ना, वोर्टेक्स स्टेट होती है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो एक वोर्टेक्स के साथ कितनी मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होती है, तो BCS थ्योरी ने थियोरेटिकली डिराइव किया, ये किटल में दी है डेरिवेशन, यू कैन हैव अ लुक एट दिस, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं आपके लिए. दैट वाज फाउंड टू बी इक्वल टू दिस, एंड इट इज समथिंग मेड अप ऑफ फंडामेंटल कांस्टेंट्स, यू कैन सी 2 pi h cross over 2e, and that is why it is a fundamental constant, flux quantization or flux quanta, or that comes out to be something like this, 2.067 into 10 to the minus 8. तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट करती है किसी सुपरकंडक्टर में, ऐसा नहीं कि कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू हो सकती है उसकी, इट पेनिट्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा. एक वोर्टेक्स जनरेट हुआ तो मतलब एक मैग्नेटिक लाइन और फ्लक्स इक्वल टू दिस एंटर हो गया उसमें, एंड सो ऑन. सो दैट इज हाउ flux, magnetic flux enters into the superconductor. समझ आ रहा है आपको? Is it clear up to this point? या कोई सवाल है? Is this clear up to here? हाँ? Yes sir. Yes sir. कोई सवाल नहीं है किसी की तरफ से? This is also known as fluxoid or fluxon. ठीक है? जैसे फोनोन, फोटोन, इस तरह फ्लक्सोन, ठीक है. और BCS थ्योरी के हिसाब से ट्रांजिशन टेम्परेचर कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस. इसका डेरिवेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स मींस इट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ अदर डिसिप्लिन्स. मैनी बॉडी थ्योरी के आपको नॉलेज होना चाहिए, मीन फील्ड थ्योरी एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो वो बियॉन्ड स्कोप ऑफ सिलेबस है, बट हाँ BCS थ्योरी के हिसाब से ट्रांजिशन टेम्परेचर TC कितना होना चाहिए किसी मटेरियल का, दिस इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, where TC is transition temperature, theta is Debye temperature, ठीक है, and U जो है वो है इलेक्ट्रॉन फोनोन पेयरिंग पोटेंशियल. ये जो इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होगी उसकी वजह से एनर्जी लोअरिंग जो होती है, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग पोटेंशियल. तो ये एनर्जी जो है वो है. स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रॉन फोनोन कपलिंग, हायर विल बी TC. आप इसमें पुट करके देख सकते हो. U अगर ज्यादा होगा तो e raised to the power minus something है ये, है ना, तो TC will come out to be higher. And where DEF, ये जो DEF है ये है, हमने पढ़ा है पहले भी, जब हम स्पेसिफिक हीट पढ़ रहे थे. दिस इज डेंसिटी ऑफ स्टेट एट फेर्मी लेवल. सो अगेन सेम थिंग, मोर इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स एट फेर्मी लेवल, हायर विल बी द TC. मतलब जितने ज्यादा फेर्मी लेवल के आसपास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि डॉस ज्यादा होगी फेर्मी लेवल के पास, तो डॉस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे फेर्मी लेवल के आसपास. तो फेर्मी लेवल के आसपास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज्यादा ट्रांजिशन टेम्परेचर होने के उसके चांसेस हैं. सो इफ यू डू सम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैलकुलेशन ऑन दीज कंपाउंड्स, से फॉर एग्जांपल ये जो पीरियोडिक टेबल में दिए गए हैं, तो आप इनके TCs देखेंगे अगर, आई थिंक दीज आर TC वैल्यूज, यस. तो दोज विद से हाई TC, से लेड, मर्करी, है ना, थैलियम, लैंथेनम, इन सभी की अगर आप वो निकालेंगे डॉस से टेक्नीशियम, ठीक है, तो इन सभी की अगर आप डॉस निकालेंगे तो आप देखेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट एट फेर्मी लेवल जिनके हाई TC हैं उनके लिए हाई होती है. लीनियर डिपेंडेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि TC सिर्फ डॉस एट फेर्मी लेवल पे ही डिपेंड करेगा, बट ये किस पे, ये डॉस एट फेर्मी लेवल पर भी डिपेंड करेगा और पेयरिंग पोटेंशियल पे भी डिपेंड करेगा. दो चीजें हैं जो क्रूशियल हैं यहाँ पे.
तो बीसीएस थ्योरी ने एक पेरिंग पोटेंशियल अज्यूम करके टीसी के लिए एक एक्सप्रेशन निकाला था और डिटेल्ड. दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन. देन देयर इज अनदर एक्सप्रेशन फॉर ट्रांजिशन टेम्परेचर. तो बीसीएस थ्योरी के भी अलग अलग फॉर्मेलिज्म है. पीपल ट्राई टू प्ले विद दिस यू कि भाई पेरिंग पोटेंशियल को निकालने के क्या क्या थियोरेटिकल तरीके हो सकते हैं. एंड देन अकॉर्डिंगली द फॉर्मूला फॉर टीसी वेरीज. देयर इज वन फॉर्मलिज्म बाय मैकमिलन. अगर आप गूगल भी करोगे, मैकमिलन फॉर्मूला फॉर ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ सुपरकंडक्टर. तो उसमें एक पेरिंग पोटेंशियल okay, am I audible? Yes, sir. Audible there? बच्चों सुन पा रहे हो? कुछ तो बोलो. Yes, sir. आ रही है सर? Yes, sir. Okay. I was not able to hear you. Now it is fine. ठीक है. अच्छा, अब let me share the slides with you. Just a minute. अभी तक कोई सवाल है आपका? समझ आ रहा है या तो? Is it clear? या कोई क्वेश्चन है? जब तक मेरी स्लाइड्स Yes, आपके sir. पास पहुंचती हैं, आप सवाल पूछ सकते हो. Okay, I'm just sharing the slides. Wait. विजिबल है स्लाइड्स? दिखा? Yes, sir. ओके फाइन. सो ये सब हम कर चुके हैं. लेट्स गो अहेड क्विकली. आइसोटोप इफेक्ट की हम बात कर रहे थे, ठीक है. तो बीसीएस थ्योरी के बारे में हमने बात किया कि भाई क्या होता है. एंड देन बीसीएस थ्योरी ऑल्सो ऑब्टेन्ड एन एक्सप्रेशन फॉर सुपरकंडक्टिंग गैप. किटल में दिया हुआ है, मैं यहाँ डाला नहीं उसको, बट आई लीव इट टू यू. बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, बिकॉज आई assume that you are mature enough to do these basic things. देख ही लोगे आप. मेन जो इसका मेन क्रक्स है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. सो दैट वाज बीसीएस पार्ट ऑफ इट, ठीक है. कि भाई बार्डीन, कूपर एंड शिफर ने वो जो मैं आपको बता रहा था कि भाई केमरलिंग ओन्स ने सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर करी 1911 में. एंड देन ही फाउंड
कि भाई सुपर कंडक्टिविटी होती है मरकरी में और भी सब्सटेंसेस में करी उसने, पर क्यों होती है ही कुडंट एक्सप्लेन इट सिस्टमेटिकली। और भी लोगों ने ट्राई किया, बट कोई एक कंक्लूसिव थ्योरी जो न्यूमेरिकली या थियोरेटिकली कैलकुलेट कर सकती टीसी की, इसलिए ये टीसी इतना है, ऐसी नहीं थी। तो बार्डीन, कूपर एंड शिफर ने 1956 में आई थिंक ये थ्योरी दिया, BCS theory of superconductivity, and they explained that indeed the superconductivity actually happens because of electron phonon electron interaction, and that electron phonon electron interaction actually opens up a gap at Fermi level, and this gap is called superconducting gap, and then that is what actually leads to the superconductivity. And this gap is followed by formation of Cooper pairs, of course. And then those Cooper pairs can travel without any kind of resistance in the material. और superconducting gap का expression भी BCS ने निकाला, that is what I told you. काफी सारे materials जो थे, जो जिनमें superconductivity phonon mediated थी, they could be explained within BCS theory. तो BCS theory के अलग अलग formalism आया, जैसे मैंने बोला U जो है pairing potential के अलग अलग तरीके से लोगों ने calculation के वो propose किए. So those methods worked very well. One such very popular formalism is by Macmillan formula for superconducting transition or superconductors. दूसरा बहुत सारे आए, मिदगल फॉर्मलिज्म है जो सुपरकंडक्टिविटी के लिए है, एलियाशबर्ग फॉर्मलिज्म है, एलियाशबर्ग इक्वेशंस हैं which are far more better, और वो और refinements to the BCS theory, ये आप बोल सकते हो. Those all are refinements to the BCS theory. बट एक जो प्रॉब्लम BCS थ्योरी के साथ रहा वो ये रहा कि भाई BCS थ्योरी के हिसाब से जो सुपर कंडक्टिविटी है किसकी वजह से आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन से, है ना. सो दोज मटेरियल्स व्हिच आर सॉफ्ट मींस जिनमें एटॉमिक वाइब्रेशंस इजीली हो सकती हैं या एटम्स को अपनी पोजीशन से इजीली डिसलोकेट किया जा सकता है, उन मटेरियल का टीसी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब पास करेगा जितने ज्यादा ये एटम डिस्प्लेस करेंगे अपनी पोजीशन से, कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखेंगे तो उतना ही दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्ट्रॉन्गर पोटेंशियल फील करेगा और इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग और स्ट्रॉन्ग होगी. तो जो सॉफ्ट होंगे और जिनके बल्क मॉड्यूली कम होंगे, मतलब दे आर गोइंग टू बी दी गुड सुपर कंडक्टर्स एंड हैविंग हायर टीसीज. बट देन प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम क्या आई मीन, और ये एक्सपेरिमेंटली भी काफी सारे केसेस में देखने को मिला. सो दोज हु वर व्हिच वर गुड मेटल्स क्या होती है, जिनकी रेजिस्टिविटी कम होगी, मतलब है ना, उनको हम गुड मेटल्स बोल सकते हैं एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर. जिनकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो अच्छी मेटल हैं. तो गुड मेटल्स वर नॉट सुपर कंडक्टर्स लाइक गोल्ड, सिल्वर. उनकी जो कंडक्टिविटी है या पीसी है वो कम होता है, क्योंकि नॉर्मल स्टेट में उनकी कम रेजिस्टेंस होती है. कम रेजिस्टेंस होने का कारण क्या है, क्योंकि वो थोड़े हार्ड हैं, रिजिड हैं, तो एटम्स को एटॉमिक मोशन कम होगा, तो फोनोन्स एक्साइट करना मुश्किल है. फोनोन एक्साइट करना मुश्किल है क्योंकि अगर फोनोन इजीली एक्साइट हो जाएंगे तो नॉर्मल स्टेट रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर नॉर्मल स्टेट रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि फोनोन है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही ट्रैवल करेगा वो टकराएगा आयन से. आयन जो है वो इजीली एनर्जी ले सकते हैं, सॉफ्ट है क्योंकि लैटिस, तो एनर्जी ले सकते हैं, तो वो एनर्जी हीट की फॉर्म में लूज हो जाएगी इनकी, मतलब उनकी नॉर्मल स्टेट रेजिस्टिविटी हाई होगी. सो दोज मटेरियल्स which had high normal state resistivity at a specific temperature were not good superconductors. तो ये भी फैक्ट जो है प्रूवन था. So that was another very interesting favor for the BCS theory. तो जिनकी नॉर्मल स्टेट रेजिस्टिविटी जिनकी नॉर्मल स्टेट रेजिस्टिविटी हाई होगी वो गुड सुपरकंडक्टर होंगे, और जिनकी नॉर्मल स्टेट रेजिस्टिविटी लो होगी वो जो है वो बैड सुपरकंडक्टर थे. If I stated it other way, तो I'm sorry for that. पर क्योंकि उनमें जिनके हाई नॉर्मल स्टेट रेजिस्टिविटी होगी उनमें फोनोन इजीली एक्साइट हो सकते हैं, इसकी वजह से वो रेजिस्टिविटी हाई है उनकी. ठीक है, तो that was so far so good. बट देन इसका मतलब क्या है कि भाई सॉफ्ट भी लैटिस कितना हो, इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, क्योंकि इतना सॉफ्ट हो जाएगा तो ये भी हो सकता है कि वो रूम टेम्परेचर पे क्या हो, मेल्टी हो जाए, एग्जिस्टिंग जैसे मरकरी है ना, तो वो स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ही ना बचे, राइट.
तो ऐसे भी इश्यूज हो सकते थे। तो उन सब चीजों को देखते हुए एक क्वालिटेटिव लोगों ने अपर लिमिट की बात करी, दैट इज नोन एज कोहन एंडरसन लिमिट, ठीक है, कोहन एंडरसन लिमिट ऑन ट्रांजिशन टेम्परेचर। एंड दे फाउंड दैट टीसी जो है वो समथिंग लाइक 30 केल्विन के ऊपर या उसके आसपास से ज्यादा नहीं होना चाहिए बीसीएस थ्योरी या इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के हिसाब से। इट शुड नॉट बी वेरी हाई, which was a disappointing thing. But then there were experiments. One such I show you, YbCO, yttrium barium copper oxide, मैंने बोला 90 केल्विन होता है, आपने गलत नहीं सुना, वो सही सुना था। तो BCS की एक डिसअपॉइंटमेंट थी, but then people did some experiments on certain materials and they found that those have TCs very high. Those are called high temperature superconductors. सबसे पहले एक ग्रुप था बेंड्रोज एंड म्यूलर वाला, बेंड्रोज एंड म्यूलर। बेंड्रोज एंड म्यूलर जो ग्रुप था, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली La2CuO4 सिस्टम पे बेरियम सब्स्टिट्यूशन करके कुछ कुछ और स्टडी कर रहे थे वो। दिस इज एन एंटी फेरोमैग्नेटिक सिस्टम, तो वो उसका एंटी फेरोमैग्नेटिज्म स्टडी कर रहे थे। बट उन्होंने पाया कि कुछ कंसंट्रेशंस के लिए उसका एक ट्रांजिशन हो जाता है, सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन। And they found the transition temperature was really high, something like 36 Kelvin. तो BCS या कोहन एंडरसन लिमिट से ज्यादा था वो। So that was surprising. और इनमें और खासियत थी कि ये what you call क्या बोलते हैं, आइसोटोप इफेक्ट्स नहीं दिखा रहे थे। इसका मतलब कि भाई अच्छा, ये फोनोन मीडिएटेड सुपर कंडक्टिविटी नहीं है, इनमें सुपर कंडक्टिविटी तो है, बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सुपर कंडक्टिंग स्टेट से मैच कर रही थी। मिशनर इफेक्ट था, हाई क्रिटिकल, अपर क्रिटिकल फील्ड, लोअर क्रिटिकल फील्ड, ये टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स होते हैं, वो सब था। बट देन दे वर नॉट शोइंग आइसोटोप इफेक्ट। इसका मतलब कि भाई पेयरिंग मैकेनिज्म बीसीएस के बियॉन्ड भी हो सकते हैं, या यू कैन से द पेयरिंग मैकेनिज्म्स कैन बी बियॉन्ड व्हाट यू कॉल द इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, ठीक है। और फिर इससे क्यूपरेट, इन दीज आर कॉल्ड क्यूपरेट सुपरकंडक्टर, क्योंकि इनमें कॉपर ऑक्साइड प्लेन्स कॉमन थे कुछ, ठीक है। ये कुछ अलग है, बिस्मथ ऑक्साइड प्लेन है इसमें, पर मोस्ट ऑफ देम वर क्यूपरेट सुपरकंडक्टर। कॉपर ऑक्साइड के कुछ प्लेन्स थे इनके, आप गूगल करना क्यूपरेट सुपरकंडक्टर्स, यू कैन फाइंड अ लॉट। इन सब में कॉपर ऑक्साइड के कुछ प्लेन्स हैं। एंड देन दे वर हैविंग वेरी हाई टीसीज, हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर इसलिए इनको कहते हैं हम, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन विच इज 77 केल्विन, उससे ज्यादा कुछ होता है तो उनको हम हाई टेम्परेचर बोल देते हैं। इसकी कोई वेल डिफाइंड ऐसी कोई लिमिट नहीं है, कुछ कुछ बीसीएस से ऊपर वालों को हाई टेम्परेचर बोल देते हैं, जो कोहन एंडरसन लिमिट है उससे ऊपर वालों को। तो ऐसी कोई वेल डिफाइंड मेरी नॉलेज के हिसाब से कोई ऐसी लिमिट नहीं है सच की किसको हाई टेम्परेचर बोलेंगे। बट हाँ 35-40 केल्विन से ऊपर या ये सभी हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स की श्रेणी में आते हैं। और ये 12 केल्विन वाला आप बोलोगे क्यों है, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि ये बीसीएस टाइप नहीं था, इसलिए उनको अनकन्वेंशनल सुपरकंडक्टर भी बोल सकते हो आप, सॉर्ट ऑफ। सो बेंड्रोस और म्यूलर को एक्सपेरिमेंटल इस डिस्कवरी के लिए भी नोबेल प्राइज एक मिला था, ठीक है। सो दैट वाज सो ग्राउंड ब्रेकिंग, क्योंकि पहले लोगों को लगा बीसीएस थ्योरी ही है सब कुछ और सुपरकंडक्टिविटी इज कंप्लीटली डन नाउ। बट नाउ व्हेन दे सॉ दैट दिस काइंड ऑफ डिस्कवरी इज ओके, I mean, this kind of superconductors are possible, then that was a new area opening up, ठीक है। That is what led to the awarding of Nobel Prize to Bendrose and Mueller. तो ये थे बहुत हाई, इनका देखो you can see they can go up to 138 Kelvin, और under high pressure they can go up to 165 Kelvin. आप गूगल करना, बहुत सारा आपको डेटा मिल जाएगा इसके ऊपर, so मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद 2008 में एक और नई क्लास ऑफ मटेरियल्स आई which are iron based superconductors. ये क्लास ऑफ मटेरियल क्या थी, ऑक्सीनिक्टाइड्स बोलते हैं इनको। निक्टाइड मतलब इनमें निक्टोजन, ये आर्सेनिक वाली फैमिली जो होती है वो निक्टोजन फैमिली बोलते हैं, और भी नॉन निक्टाइड्स भी थे। तो इनकी खासियत क्या थी, इनकी भी खासियत थी, खैर पहले हम बोल रहे थे कि भाई सुपर कंडक्टिविटी में मैग्नेटिज्म एनिमी है, मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाती थी सुपर कंडक्टिविटी। पर ये जो कॉपर ऑक्साइड थे या आयरन बेस्ड थे, इनमें क्या था, आयरन फॉर एग्जांपल, आयरन तो मैग्नेटिक एलिमेंट है, ये मैग्नेटिक एलिमेंट होने के बावजूद सुपर कंडक्टिंग थे। इससे लोगों को लगा कि भाई दैट इज व्हाई इट वाज आल्सो ए नोवेल डिस्कवरी। सो आयरन बेस्ड सुपर कंडक्टर्स 2008 में जब आए तो ये भी एक अपने आप में रेवोल्यूशन था। ये सारे रेफरेंसेस है, विकिपीडिया से मैंने उठाया है, सो यू कैन गो थ्रू द ओरिजिनल रेफरेंसेस इफ यू आर इंटरेस्टेड।
तो ये नॉन ऑक्सीनिक्टाइड, इनमें मतलब आयरन तो है बट ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। ये थे ऑक्सीनिक्टाइड जिनमें ऑक्सीजन भी है और निक्टोजन भी है। ये आर्सेनिक फैमिली जो है वो सारे निक्टोजन है, मतलब आर्सेनिक आर्सेनिक आर्सेनिक। तो ये थे नॉन ऑक्सी, मतलब इनमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। सो LiFeAS ये बहुत सारे लोगों ने रिसेंट ईयर्स में डिस्कवर किए और उन्होंने पाया कि ये भी सुपर कंडक्टर हो सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली इनमें भी आइसोटोप इफेक्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं देखा गया। मतलब आइसोटोप इफेक्ट नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन नहीं है। क्यों? अच्छा, आइसोटोप इफेक्ट के बारे में बताना भूल गया। आइसोटोप इफेक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि m जब आप बढ़ाओगे तो TC कम होता है। m बढ़ाने से क्या होगा? देखो, इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करेगा तो अपना एक पाथ होगा, उसका अपना एक मास होगा। तो वो कितना इस आयन को डिस्प्लेस करेगा, इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितनी लगेगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके मास पे। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो ये कितना डिस्प्लेस होगा वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। हैवियर इज द मास, लोअर विल बी एक्सेलरेशन, लोअर विल बी दी इलेक्ट्रॉन फोनोन पेयरिंग पोटेंशियल, है ना। तो इसलिए आइसोटोप इफेक्ट आता है। तो आइसोटोप इफेक्ट एब्सेंट है, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एब्सेंट है। और इनके ये जो जितने चाहे वो क्यूपरेट्स थे, एक जनरल सा फेज डायग्राम मैं उठा के लाया हूं आयरन बेस्ड सुपरकंडक्टर्स के लिए। उनमें एक इंटरेस्टिंग चीज लोगों ने पाई कि भाई इनका जब भी कोई डोपिंग नहीं करते हैं, डोप्ड में वो नॉन सुपर कंडक्टिंग है। एंड दे आर एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑर्डरिंग होती है उनकी, AFM। हम एंटी फेरोमैग्नेटिज्म भी पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट उसमें, थोड़ा बहुत आपने शायद पढ़ा होगा, सुना होगा। सो उनकी पेरेंट स्टेट एंटी फेरोमैग्नेटिक थी। BCS जो होते थे सभी नॉन मैग्नेटिक थे नॉर्मल स्टेट में, पर ये एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं। दे हैव लॉन्ग रेंज मैग्नेटिक ऑर्डरिंग। एंड देन व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस बाय सर्टेन डोपेंट, जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ाओगे कुछ करोगे, तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन या इसमें बेरियम की कंसंट्रेशन से प्ले किया, तो उससे क्या होगा कि ये जो आपकी एंटी SDW मींस एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, स्पिन डेंसिटी वेव भी बोलते हैं इसको, एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑर्डरिंग होती है। जब ये आप करोगे, थोड़ी डोपिंग करोगे, तो ये सप्रेस होती है एंटी फेरोमैग्नेटिक स्टेट। मतलब जैसे मान लीजिए नील टेम्परेचर इसका होना था से 100 केल्विन, 120 केल्विन। तो जैसे आपने डोपिंग करी तो नील टेम्परेचर सडनली बहुत फास्ट डिक्रीज करता है। और वहीं कहीं आपको पता चलता है कि थोड़ी कंसंट्रेशन के बाद सुपर कंडक्टिंग स्टेट आ जाती है। सो लोगों को यहां से क्लियर हो गया कि भाई ये जो सुपर कंडक्टर्स हैं, दीज सुपर कंडक्टर्स हैव something to do with magnetism, means the pairing mechanism is not based upon electron phonon स्पिन है, अप स्पिन है, डाउन स्पिन है, कुछ ऐसा। इसको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑर्डरिंग। जैसे आप इसको सप्रेस करने लगते हो तो क्या होगा, ये स्पिन ऑर्डरिंग ब्रेक डाउन हो जाती है। स्पिन लिक्विड बोल सकते हैं आप इसको। स्पिन इधर उधर रैंडमली ओरिएंटेड है, सॉर्ट ऑफ पैरामैग्नेटिक केस, पर उसको स्पिन फ्लक्चुएशन उसमें स्ट्रांग होंगी मतलब। तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग कैसे होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन है जो गुजर रहा है, कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। इलेक्ट्रॉन जब गुजर रहा है तो नियर बाय इसकी भी अपनी एक स्पिन होगी, मतलब कंडक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम। अपनी स्पिन होगी तो ये क्या करेगा, जो नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन को अपनी तरफ ओरिएंट करेगा इंटरेक्शन की वजह से। जैसे वहां पे एटम्स को वो मूव कर रहा था, वो नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को अलाइन करेगा अपने हिसाब से। दैट विल लीड टू द लोअरिंग ऑफ द एनर्जी। और उसकी वजह से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी स्पिन को देखेगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन मैग्नोन, यू कैन से इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। सो मैग्नेटिक इंटरेक्शन की वजह से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द कूपर पेयर। तो कूपर पेयर यहाँ किसकी वजह से फॉर्म होते हैं? मैग्नेटिक इंटरेक्शंस की वजह से। तो इनकी जो थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन है अभी तक चली हुई है, पीपल आर अंडर डिबेट कि भाई डिटेल्ड कोई पेयरिंग मैकेनिज्म और उससे TC के लिए एक्सक्लूसिव एक्सप्रेशन क्या होगा।
नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि भाई, आई होप आई एम नॉट आउट ऑफ मीटिंग. Am I online there? Can you hear me? Am I still Yes, sir. online? अच्छा, okay, okay. Yes, sir. कुछ वार्निंग से आई थी, आई डोंट नो. ओके फाइन. सो अभी रिसेंटली एक एशक्रॉफ्ट, आपने एशक्रॉफ्ट मर्मिन की किताब पढ़ी है ना? तो एशक्रॉफ्ट मर्मिन में जो एशक्रॉफ्ट हैं, वो बहुत टाइम से ये बोल रहा था कि भाई आइसोटोप इफेक्ट आपने पढ़ा, जितना हैवी मास होगा उतना ही कम टीसी होगा. मतलब अगर हम ऐसे एलिमेंट्स उठाएं जिनका मास कम हो तो टीसी ज्यादा होना चाहिए. उसने कहा भाई हाइड्रोजन का मास सबसे कम होता है पीरियोडिक टेबल में, सो क्यों ना हाइड्रोजन लिया जाए. तो उसने, दैट इज व्हाई ही स्टार्टेड टॉकिंग ऑफ हाइड्राइड सुपरकंडक्टर या हाइड्रोजन एज ए सुपरकंडक्टिंग मटेरियल. बट हाइड्रोजन तो गैस होती है, उसको आप हाई प्रेशर पे भी लाओगे तो वो बहुत, इट इज वेरी रेयर टू लिक्विफाई इट एंड इवन देन फर्दर सॉलिडिफाई इट. क्योंकि सॉलिड स्टेट में नहीं, जब तक तो क्रिस्टल नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन नहीं होगी. तो पर उसने थियोरेटिकली बोला कि भाई हाइड्रोजन का टीसी हाई होना चाहिए काफी. एंड देन बेस्ड अपॉन दैट उसने कुछ पेपर्स पब्लिश करे, बट कुछ ज्यादा अटेंशन नहीं मिला उसको, क्योंकि हाइड्रोजन को सॉलिड स्टेट में लाना वाज नॉट इजी टास्क. और हाइड्रोजन के साथ एक्सपेरिमेंट करना भी आसान नहीं है, लैब में ब्लास्ट हो जाते हैं. इट इज ए हाईली इन्फ्लेमेबल गैस. बट फिर देन उसने कहा कि हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन रिच मटेरियल्स उठा लीजिए, जैसे कि मीथेन CH4 है ना, और जैसे से H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसे कुछ कुछ मटेरियल उसने बोला. और उसने कहा कि उनमें भी टीसी हाई हो सकता है. और भी उसको फॉलो करके और भी कुछ थ्योरेटिकल स्टडीज हुई, एंड देन पीपल फाउंड कि भाई अच्छा, अगर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है उसको, दैट वाज वन ऑफ द कंपाउंड, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स पे हुई हाइड्राइड सुपरकंडक्टर्स के तौर पे स्टडीज. और लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि अगर हम H2S एक्चुअली उसको कंप्रेस करते हैं तो एक फेज बनता है H3S. ठीक है, उसका H3S, सॉरी S सल्फर, ठीक है, H3S बनता है. और उसका अगर हम BCS थ्योरी के हिसाब से टीसी कैलकुलेट करें तो दैट कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक 204 केल्विन, इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के हिसाब से ही. तो वो थियोरेटिकल स्टडी थी, लोगों को लगा पता नहीं क्या है, थियोरेटिकल है, होगा नहीं होगा. बट देन सून, समवेयर लाइक इन 2015 या कुछ उसके आसपास, some experiment followed and they experimentally found this as a TC of something like 204 Kelvin. So that was a great groundbreaking revolution again in superconductivity. देखो 204 के आसपास, 204 केल्विन के आसपास जो टीसी था. तो उस अभी रिसेंटली ये काफी हॉट टॉपिक बना हुआ है, हाइड्राइड सुपरकंडक्टर्स में कितना हाई टीसी हो सकता है. इंडीड सम ग्रुप्स हैव रिपोर्टेड क्लोज टू रूम टेम्परेचर सुपरकंडक्टिविटी. बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर स्टेबल एट हाई प्रेशर. कि भाई अब ये जो हाइड्राइड्स हैं ये नॉर्मल प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं स्टेबल होते हैं. दे आर स्टेबल एट समथिंग लाइक 200 GPa या समथिंग लाइक दिस. तो हाई प्रेशर स्ट्रक्चर्स हैं, बट हाँ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर इंटरेस्टिंग कि उनके टीसीज बहुत हाई हैं. तो यू कैन जस्ट गूगल हाइड्राइड सुपरकंडक्टर्स, या मैं एक चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग, एक उसमें ये सब, उसी से मैंने ये ग्राफ लिया है, वहां से आप ये पूरा रिव्यू पढ़ सकते हो. So those are another kind of stuff doing great in superconductivity. So that is hydrate superconductors. So high temperature superconductors overall, that completes superconductivity part. मुझे लगता है इतना सही. बाकी जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ चीजें मैंने ऊपर से करी हैं जल्दी जल्दी में, वो आपको एशक्रॉफ्ट मर्मिन में नहीं, SO पिल्लई में अच्छे से मिल जाएंगी, उससे पढ़ें. किटल में भी काफी कुछ दिया है, उससे पढ़ सकते हैं. एशक्रॉफ्ट में भी होगा, एक चैप्टर है सुपर कनेक्टिविटी पे, वो 2-3 बुक्स आप फॉलो करना, काफी काम हो जाएगा आपका. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड रिकमेंड SO पिल्लई, उसमें काम हो जाना चाहिए. ठीक है, बाकी फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन गो थ्रू ऑल दीज डिफरेंट टेक्स्ट्स. तो दैट कंप्लीट सुपर कनेक्टिविटी पार्ट. देन कम्स मैग्नेटिज्म पार्ट. सो डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये जैसे यू डिफाइन समथिंग कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. +2 से आप पढ़ते आ रहे हैं वैसे, है ना. M/H यू कैन से, काई जो है वो μ0 M/H भी बोल सकते हैं, μ0 M/B भी बोल सकते हैं. μ0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, μ0 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब μ0 से वो कर देंगे तो देन दिस विल बिकम M/H बन जाता है फाइनली ये. सो दैट बिकम्स ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी M/H. तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के हिसाब से अलग अलग प्रकार के मटेरियल होते हैं. काई इज इक्वल टू -1 अभी पढ़ा हमने सुपर कंडक्टर्स के लिए. तो क्या होता है वो, डायमैग्नेट्स. नेगेटिव जिनकी होती हैं वो होते हैं
डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, कन्वेंशनल डायमैग्नेटिज्म से लेंजिविन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म की जो हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से जो ससेप्टिबिलिटी है किट्टल में है, ये बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है लेंजिविन की। ये आपकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आता है, मान लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी मटेरियल में, उसकी वजह से जो करंट आना चाहिए वो इतना होना चाहिए। कुछ छूट गया शायद इसमें से मुझसे, और बीच में शायद पावर फेलियर हो गया था, वो सेव नहीं हुआ, तो उससे आप निकाल सकते हो। दे हैव कैलकुलेटेड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का एक्सप्रेशन। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितना होना चाहिए, दे हैव कैलकुलेटेड, and then you can see that comes out to be equal to independent of temperature independent होती है। फेरोमैग्नेट्स के लिए this is very very high। then there is Langevin theory of paramagnetism। so I would recommend you to go through that book on S.O. Pillai again। उसमें अच्छे डिटेल में, मतलब जो मैथमेटिक्स भी है, डेरिवेशंस दी हैं, उसमें से आप इसको पढ़ें चैप्टर को, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, जो भी ये यूनिट है आपका एंटीफेरो, वो जो यूनिट का जो मैग्नेटिज्म पार्ट है एसओ पिल्लई से उठाया गया है, तो उससे आप इसको फॉलो करें, ठीक है। कल मैं एक क्विक ओवरव्यू मैग्नेटिज्म वाले पार्ट पे दूंगा आपको, ठीक है। ये छोटा सा, पता नहीं कहाँ मेरा वो चले गए 2-3 फॉर्मूले, वो शायद सेव नहीं हुए, तो वो भी कल आपको दिखा दूंगा। और थोड़ा क्विक ओवरव्यू ऑन मैग्नेटिज्म, लेंजिविन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, पाउली पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, वो सारा हालांकि उसमें दिया है वो, पर मैं अपने बिहाफ पे एक आपको क्विक ओवरव्यू दे दूंगा। then I will leave this course here। I mean tomorrow will be the last lecture। and then ऐसा नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते हो, आप पढ़िए, जहां आपको जो जो टॉपिक्स में लगेगा कि आपको स्पेशल कवरेज चाहिए, नहीं क्लियर हो रहा है, देन यू कैन आस्क, ठीक है। सो कल हम एक और क्लास करेंगे एंड आफ्टर दैट यू आर फ्री मैग्नेटिज्म पे, ठीक है। पर हाँ, उससे पहले आप जाके थोड़ा किताबें पलट के देखिएगा, कुछ कुछ चीजें जो आपको स्पेसिफिकली मुश्किल लग रही होंगी, या कुछ कुछ चीजें जो आप पढ़ेंगे, और कल मैं कुछ कुछ जो कवर करूंगा उसमें आपके अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो कल कुछ एक्सप्लेनेशंस आई विल डू। एंड देन फर्दर इफ दैट डजंट वर्क वी विल डू सम, अभी क्योंकि वेकेशंस हो जाएंगी अभी उसके बाद हमारी भी, बट आई कैन डू स्पेशल क्लासेस फॉर यू इफ नीडेड ऑन मैग्नेटिज्म और एनी टॉपिक, आई मीन, ठीक है। सो वेल, आज के लिए इतना ही, अभी तक के लिए जो किया उससे कोई क्वेश्चन है सो आप पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट वी डिड टिल नाउ, तब तक जब तक मैं आपकी अटेंडेंस शुरू करता हूं। है कोई सवाल? है किसी का कोई सवाल? नहीं? ओके, चलो फिर अटेंडेंस करते हैं, एक सेकंड रुकिए। टुडे इज 30th राइट। अंकिश आया नहीं? अंकिश एब्सेंट। अंकित नेहरिया, अंशुल कुमारी, यस सर। कितना, यस सर। दीपाली, यस सर। धर्मेंद्र, यस सर। हरीश, Yes, sir. हिमांशु, यस सर। कल्पना, यस सर। कोमल, यस सर। मनीषा, यस सर। मनीषा कौंडल, यस सर। रिताक्षी, यस सर। रितिका, यस सर। रितिका है, रितिका, अच्छा रितिका की जगह 2 लोग सुन रहे हैं, पता नहीं क्यों। यस एक पीछे से भी आ रही है आवाज, कोई प्रॉक्सी तो नहीं लगा रहा? नो सर। एनीवे, ओके ओके फाइन। साक्षी, यस सर। स्मृति, यस सर। शगुन, शगुन एब्सेंट, शिवांगी, यस सर। श्रेया, यस सर। सौरभ, यस सर। सुदेश, यस सर। अनु, यस सर। उमेश, उमेश, उमेश एब्सेंट है? ओके, उमेश एज्यूमिंग एब्सेंट, ओके जस्ट अ मिनट, कहाँ गया अटेंडेंस शीट, एक सेकंड। उमेश इज एब्सेंट। नेक्स्ट इज विशाली, यस सर। विवेक, विवेक एब्सेंट, अमित, यस सर। दीक्षा, यस सर। अंकुश, यस सर। प्रियंका, यस सर। साहिल, साहिल एब्सेंट,
दिवाकर, दिवाकर एब्सेंट। राहुल, Yes, sir. संदीप, Yes, sir. कोई छूट गया हो अपना नाम बताओ। एनीवन हु थिंक ही इज एब्सेंट? नहीं? वेल देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। कल थोड़ा सा मैग्नेटिज्म पढ़ के आए, कुछ कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो फिर मुझसे क्लास के दौरान। कल 9:30 है ना क्लास? कल हाँ कल है क्लास, यस। ओके ठीक है।